चलिए सर स्टार्ट करें। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट करना आज। तो कल लास्ट कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हमने? फर्स्ट एंड सेकंड। आपको डीआरआर को लेकर कोई समस्या है? नहीं। डीआरआई को लेकर कोई समस्या है? नहीं। आपको क्लियर हो चुका है कब डीआरआर बनेगा, कब डीआरआई बनेगा। मेन समस्या डीआरआर को लेकर रहती है, कब बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि लॉ में उसकी कोई डेट नहीं दी गई है, बस इतना बोला है कि रिडम्पशन शुरू हो उसके पहले बन जाना चाहिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन दिया था कि या तो डेट ऑफ अलॉटमेंट पे बनाओ, अलॉटमेंट अवेलेबल ना हो तो डेट ऑफ इशू पे बनाओ, दोनों अवेलेबल ना हो तो आप अब बुक्स का लेजर जिस दिन फर्स्ट डेट है लेजर की उसी दिन डीआरआर बना दो। तो आपने देखा भी कि इन्होंने ये चीज फॉलो करी है इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। अब जब ये चीज एग्जाम में आती है ना, तो अगर जर्नल आता तो बच्चे जर्नल कर लेते हैं, ये लेजर बनाने को आता तो उनको तकलीफ आती है। अब आपके पहले दो क्वेश्चन लेजर के हैं, तो क्या वो एग्जाम में आपसे लेजर नहीं पूछ सकते? इशारा कर रहे हैं वो आपको। तो देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है। XYZ Limited has issued 1012% convertible debentures of 100 each redeemable after a period of 5 years. According to the terms and condition of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. ठीक है। The debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of ₹10 each. मैंने आपको कल समझाया था कि जिन डिबेंचर्स को आपको कन्वर्ट करना है, अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो उनके लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उनको पैसा देना ही नहीं है आपको, उनको तो काय में कन्वर्ट करना है? शेयर्स में। तो इनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी 20% होल्डिंग्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो शेयर्स कितने वाले हैं? देखो क्या लिखा है, 10 रुपए एट अ प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। तो ये 10 माने कि 20 माने? तो मैंने आपको समझाने के लिए देखो वहां पे लिखा है, वो 10 रुपए जो है ना वो है शेयर की फेस वैल्यू, और जो 20 रुपए है ना वो है शेयर की इशू प्राइस। मतलब वो 10 वाला शेयर आपको 20 में ऑफर कर रहे हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे डिबेंचर के बदले, वो निकालने के लिए आप 20 रुपए से डिवाइड करेंगे टोटल डिबेंचर को जो भी कन्वर्ट करना चाह रहे हो। मान लो 1 लाख रुपए के डिबेंचर कन्वर्ट करो, एग्जांपल ले रहा हूं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे आपको उसके बदले? 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 करूंगा कि 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 20 करूंगा? 20, क्योंकि इशू प्राइस कितनी मान रहे अपन? 20। इसमें कोई समस्या? एंड द बैलेंस इन कैश, बचा हुआ कैश में रिडीम हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of the issue. 20,000 रुपए के डिबेंचर्स ने डिसाइड करा कि हम अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू शेयर्स। तो बताओ उनको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 20,000 डिवाइड बाय 20 करो, 1,000 शेयर्स मिलेंगे इनको। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड कैश पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ ₹20,000 डिबेंचर होल्डर्स। अभी होल्ड ऑन, आपने देखा डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000, 20,000 रुपए के डिबेंचर होल्डर्स ने डिसाइड करा कि हम अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब जब हम अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने होल्डिंग का कितना परसेंट कन्वर्ट कर सकते हैं? पूरे 20,000 को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हमने 20,000 को डिवाइड बाय 20 करके निकाल दिया 1,000 शेयर, तो इसका मतलब है कि उसके सारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया आपने। तो वो सारे को कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो केवल 20% को ही कन्वर्ट कर सकता है। ध्यान से सुनना। तो 20,000 रुपए के डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। तो कितने डिबेंचर हुए? 200। 200 का 20%, 40 डिबेंचर्स के बदले वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि उसके बदले क्या ले ले? शेयर्स ले ले। बाकी के बदले उसको कैश ही लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि ओनली 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स को वो इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब निकालो सर नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकलेंगे देखो। डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, 20,000 डिवाइड बाय 100, 200 डिबेंचर्स थे। ठीक है। इसमें से 20% पे वो कन्वर्जन ऑप्ट करेंगे तो 40 डिबेंचर्स। अब 40 डिबेंचर को रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो हम लोग ऊपर जनरल डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ के एक रफ आइडिया ले रहे थे कि हमको करना क्या है, बट एक्चुअल चीज तो जब आप लिखोगे तब मालूम पड़ती है
कि 40 डिबेंचर को कन्वर्ट करना है, तो हमने सोचा 40 इंटू 100 कितने रुपए हो जाएंगे, 4000। तो ये 4000 के बदले इनको इक्विटी शेयर दे दो। नहीं, आपको इनको पैसा कितना देना है वो निकालो पहले। तो आपको इस पे प्रीमियम भी तो देना है 5% का, तो 5% का प्रीमियम भी निकालोगे आप इस पे, तो 4200 रुपए आपको इनको देने हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया सबको? और इस 4200 के बदले आप इनको इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो 4200 रुपए देने के लिए कितने इक्विटी शेयर इशू करें, जब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी मानी जा रही है, 20 रुपए। सर ऊपर 10 लिखा है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अरे फेस वैल्यू है वो, पर इशू प्राइस कितना है, 20। तो कितने शेयर इशू करेंगे? तो पहले तो ये निकालना है। क्वेश्चन ने हमसे कोई जर्नल एंट्री नहीं मांगी, क्वेश्चन ने हमसे खाली ये निकालने को बोला है कि नंबर ऑफ शेयर निकालो और ये निकालो कितना कैश में पे करना है। तो सर ये 40 डिवेंचर के बदले तो आपने उनको क्या दे दिया, शेयर। 200 में से 40 गए, बचे कितने, 160। वो 160 डिवेंचर के बदले कितना पैसा दोगे, 105। तो कितना रुपए दोगे, 16,800। इन्होंने बोला देखो भैया 200 में से 40 पे तो कन्वर्जन लग गया, बचा कितना, 160। 160 पर 100 प्लस 5% का प्रीमियम दे देंगे, तो 16,800 रुपए कैश में पे करेंगे। बाकी डिवेंचर्स का क्या होगा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं है इसलिए बताया भी नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, बताओ खाली कि इन 20,000 रुपए के डिवेंचर होल्डर को कितने शेयर इशू करोगे और कितना कैश पे करोगे, तो वो हमने निकाल के बता दिया। मुद्दे की बात, इस क्वेश्चन से हमें ये भी सीखना चाहिए, जितने के बदले आपने शेयर इशू करे उतने के लिए आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे एक बात बताओ, कितने डिबेंचर्स के बदले आपको डीआरआर नहीं बनाना है, 40। 40 इंटू 100, 4,000 रुपए की फेस वैल्यू के बदले आपको डीआरआर नहीं बनाना। डीआरआर इज नथिंग टू डू विद द रिडम्पशन प्राइस, उसका मतलब फेस वैल्यू से होता है। तो 4,000 पर 10%, 400 रुपए का डीआरआर बनता, जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी डिवेंचर्स पे आपका डीआरआर बनेगा, बाकी पूरा बनेगा, इस 4,000 पे नहीं बनेगा डीआरआर, क्योंकि इनको क्या करा हमने, कन्वर्ट करा। क्या ये बात समझ में आती है? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। The balance sheet of B company limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC, HFC, इसका मतलब है कि DRR एप्लीकेबल है। एज ऑन 31 मार्च आपको बैलेंस शीट दिया। अब सभी बच्चे यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हैं कंपनी का, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,20,000। देखो नोट नंबर भी है, तो जाके पढ़ना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,20,000, वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेड पेबल, देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब मेन चीज हमारी नोट्स टू अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में देखो, ऑथराइज कैपिटल 3 लाख है, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 30 का ऑथराइज था, 20 के इशू करे, तो हमारे लिए मुद्दे का कैपिटल है 2 लाख रुपए, जो हम इशू कर चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन है, P&L अकाउंट 1,20,000 रुपए। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर कितने के हैं, 1,20,000 रुपए के। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, बाद में समझेंगे क्या करना है इसका, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो। कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश एट बैंक 2 लाख है, कैश इन एंड 30,000 है। ये हमने बैलेंस शीट को ओवरव्यू कर लिया। आप चाहते क्या है ये वो समझते हैं। एट द एनुअल जनरल मीटिंग, क्या आप एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब समझते हैं क्या? एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है साल में एक बार, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद साल में एक बार मीटिंग होती है। उस मीटिंग में इट वाज डिसाइड टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज ₹1 शेयर एट ₹15 फॉर एवरी 4 shares held prior to the bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. सर इसी तरह का क्वेश्चन जून अटेम्प्ट के एग्जाम में आया था, उसमें बस उन्होंने इशू ऑफ शेयर्स वाला कंटेंट भी मर्ज कर दिया था। अब ये क्वेश्चन ना देखो, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर हो रही है। इस क्वेश्चन में राइट इशू जो आपने पहले पढ़ लिया वो भी कवर हो रहा है, बोनस इशू भी कवर हो रहा है, और साथ में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एलडीआर क्वेश्चन बनता है सर, मार्क करना चाहिए इसको। एग्जाम के एक दिन पहले अगर ये क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं करके गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर।
बाकी ये चीजें देखो टफ नहीं होती, मैं फिर से ये बात बोलूं कि दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट ये भूल जाते हैं हम बार बार, ये भूलने जैसी चीजें हैं। और भूल जाते तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो क्या रहेगी, हमको याद रहेगी। आपके अच्छे नंबर, बुरे नंबर, पास और फेल, इन सबके बीच में अगर कोई बैठा है ना तो एलडीआर बैठा है, ये बात आप मान के चलिएगा। जितना अच्छा प्लान्ड एलडीआर होगा, रोज घर पे पढ़ते वक्त सोचो कि कैसे इस चैप्टर को 10 मिनट में खत्म करो, उसकी तैयारी करो, ऐसी मार्किंग करो, ऐसी कमेंट्री लिखो कि बस खाली वो मार्किंग और कमेंट्री पढ़ ली, पूरा चैप्टर रेडी हो गया 10 मिनट में रिवाइज, तो आपका एलडीआर बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1 रुपीज 10 शेयर फॉर एट रुपीज 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मतलब भाई एक शेयर 10 रुपए का, 10 रुपए क्या है हमारे लिए, फेस वैल्यू, एट रुपीज 15 वो क्या है, इशू प्राइस, फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब अभी हम आपको अगले ऑप्शन में बोनस भी देने वाले हैं, तो वो बोनस के पहले आपके पास जितने शेयर हो, 4 शेयर के बदले 1 शेयर खरीदने का राइट है, परचेज करने का राइट है, क्या लिखा है, तो परचेज करने का राइट है, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट राइट इशू, पढ़ा ना अपन ने राइट इशू। ठीक है, उसके बाद दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर्स ने ऑप्शन टुक अप किया, मतलब इन्होंने अपने राइट को रिनाउंस नहीं किया। जिन बच्चों ने राइट इशू वाला चैप्टर पढ़ा उनको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने राइट को रिनाउंस कर सकता हूं, किसी और को पास ऑन कर सकता हूं, लेकिन यहां पर नहीं होगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है देखो, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अब ये राइट इशू आने के बाद वाला होगा कि पहले वाला होगा, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है। ऊपर कह दिया इन्होंने बोनस इशू आने के पहले वाले शेयर्स को राइट इशू देंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम ये समझ सकते हैं कि पहले राइट इशू आया फिर बोनस आया, तो अब आपके पास 5 शेयर है तो उसके बदले 1 शेयर आपको बोनस में मिलेगा। अब वो पुराने शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा या राइट इशू आने के बाद वालों को भी मिलेगा, दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, प्रॉब्लम समझ में आ गई, आगे आ जाओ। टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको सबसे पहले पता है क्या समझना है कि पहले राइट इशू निकाल लो आप, राइट इशू में कोई पंगा नहीं, 4 के बदले 1, तो हमारे शेयर होल्डर्स कितने हैं 20,000, और ये बोला गया कि सबने एक्सरसाइज करा है, तो 20,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, राइट का रेशियो क्या है 1:4 का रेशियो ना राइट का, तो 20,000 के बदले कितने इशू होंगे, तो ये 5,000 इशूड अगेंस्ट कैश है। ये 5,000 इशूड अगेंस्ट कैश है। अब बोनस का ऑप्शन क्या है 1:5, तो यहां पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि नहीं सर देखो राइट इशू पहले आ गया, राइट इशू पहले आ गया, तो अब हमारे शेयर्स 20,000 हो गए कि 25,000 हो गए, तो अब मैं बोनस 25 के हिसाब से निकालू, देखो दोनों ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन कहता था ना कि नहीं जिनको राइट इशू दिया उनको बोनस नहीं मिलेगा, बोल सकता है वो ऐसा, हमने एक क्वेश्चन राइट इशू बोनस इशू वाले क्वेश्चन में किया है ऐसा, जहां पर बोला गया कि ये बोनस जो नए राइट इशू वाले शेयर थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोल देता तो क्लियर था, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो दोनों व्यूज हो सकते हैं। तो मैं पहला व्यू ये लेना चाहूंगा कि अगर हम ये मान ले कि राइट इशू को भी बोनस का ऑप्शन है, तो हमारे शेयर अब कितने होगा 25,000, और बोनस का रेशियो क्या है 1:5, तो 25,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, तो बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे 5,000 विच आर इशूड फॉर फ्री। वो 5,000 शेयर इशूड अगेंस्ट कैश थे राइट वाले, ये 5,000 शेयर इशूड फॉर फ्री है। तो बोनस का अमाउंट कितना होगा सर, बोनस के लिए उन्होंने कोई प्रीमियम की बात नहीं करी, बिकॉज बोनस कभी प्रीमियम पे इशू हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके बदले कोई कैश नहीं आ रहा है। यस, तो बोनस 5,000 शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होगा। यहां पर आप अपना ये राइट इशू वाला 15 रुपए उठा के मत ले आइएगा, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ गलती करता है बच्चा। क्यों बोलता है जब राइट इशू 10 वाला शेयर 15 में तो बोनस इशू भी 10 वाला शेयर 15 में, तो तुम 5 रुपए का शेयर होल्डर से प्रीमियम मांगोगे उसमें, अरे वो प्रीमियम भी तुमको अपने रिजर्व में से निकालना है, तो क्यों निकालना है, इसलिए बोनस इशू कभी भी प्रीमियम पे नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हम डिवेंचर्स को रिडीम कर लेंगे। तो देखिए सर जर्नल एंट्रीज बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है।
पहली जर्नल एंट्री राइट इशू, मैंने ना मार्किंग भी कर रखी है देखिए आपके लिए। पहली दो जर्नल एंट्री राइट इशू की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 5000 इंटू 15। इक्विटी शेयर होल्डर की जगह पर मेरे हिसाब से पता है एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। अब इसके बाद बोनस, तो सर बोनस कहां कहां से दिया जा सकता है? अगर फ्रेश शेयर्स ला रहे हो तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हो, और जनरल रिजर्व और पीएनएल। सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो 133 कंप्लायंट कंपनी के लिए अवेलेबल ही नहीं होता ना। नहीं, दो चीजों के लिए अवेलेबल नहीं है वो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बाकी बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल रहेगा, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 कंप्लायंट कंपनी हो तो भी रहेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज करेंगे, फिर पीएनएल। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में, ये देखो पीएनएल। तो भाई राइट इशू करा ना अभी आपने प्रीमियम पे, वो आ गया प्रीमियम हमारे पास, उस प्रीमियम को हम इस्तेमाल कर सकते। देखो इस क्वेश्चन में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको। आधे बच्चे तो भूल जाए, एक और एक्सीडेंट प्रोन एरिया बता रहा हूं, अरे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या, अरे पीएनएल है, चलो बोनस पीएनएल में से इशू करें। नहीं, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ चुका है राइट इशू करते वक्त, तो आप उसको पहले इस्तेमाल करोगे। तो 50,000 का बोनस देना, तो 25,000 पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास आया तो उसको यूज कर लिया। अब बचा 25, वो कहां से ले लेंगे? पीएनएल से। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब उसके बाद डिबेंचर्स को रिडीम करना है, पर रिडीम करने के पहले आप जानते पहले डीआरआर बनाना पड़ेगा, फिर डीआरआई भी बनाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? रिडम्पशन। तो डीआरआर बनाने की एंट्री पर कितने डिबेंचर्स हैं? 1,20,000 का 10%। एंट्री होगी पीएनएल टू डीआरआर 12,000 से, फिर 1,20,000 का 15% करो, 18,000 उसकी एंट्री होगी डीआरआई टू बैंक 18,000। ठीक है, ये एंट्री डीआरआर की है, ये एंट्री डीआरआई की है, और उसके बाद अब डिवेंचर को रिडीम कर देंगे। तो रिडीम करने की एंट्री क्या होती है, देखो आपके सामने लिखी है मैंने। 12% डिवेंचर 1,20,000, प्रीमियम और रिडम्पशन 3,600 टू डिवेंचर होल्डर 1,23,600। आप मुझे बताओ ये 3,600 रुपए को लाइबिलिटी का रिवर्सल मानोगे कि एक्सपेंस बढ़ रहा है ये मानोगे? कल समझाया था ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इशू वाले दिन बुक हो चुका होता तो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा होता, नहीं दिख रहा मतलब तब इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। एंड देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री होगी आपकी इसके बाद। ठीक है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, इन्होंने डिवेंचर होल्डर टू बैंक वाली एंट्री सबसे आखिरी में करी है, आप इसके बाद भी कर सकते हो। इन्होंने उसके बाद इस प्रीमियम को पीएनएल से राइट ऑफ करा है। ठीक है, इस प्रीमियम को पीएनएल से पहले राइट ऑफ करा, फिर डीआरआर को वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा क्योंकि रिडम्पशन हो चुका है, फिर डीआरआई को भी बेच दिया, और उसके बाद उन्होंने डिवेंचर होल्डर टू बैंक करा है। इस डिवेंचर होल्डर टू बैंक वाली एंट्री को आप ऊपर भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अग्रीड? क्या ये बात समझ में आई अपने को? कोई दिक्कत हो तो बात करो। हाँ जी सर, कुछ समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बोलो। पूरा एक परफेक्ट रिवीजन क्वेश्चन है हमारे, बोनस रिवाइज करा रहा है, राइट इशू रिवाइज करा रहा है, डिबेंचर का रिडम्पशन। चलो आ जाओ फिर। ये ट्रू और फॉल्स वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सर बहुत काम की चीजें हैं ये, 12 नंबर के ट्रू और फॉल्स आते हैं सर। बच्चे इसी को लाइटली ले लेते हैं। कल पूछा सितंबर वाले बच्चों से, भैया ट्रू और फॉल्स सारे चैप्टर के पढ़े? बोले नहीं पढ़े। हम काय में घुसे हुए? हम सिंगल एंट्री में घुसे हुए, हम डिबेंचर रिडम्पशन में घुसे हुए, हम डिसोल्यूशन में घुसे हुए। 12 नंबर का ट्रू और फॉल्स आ रहा है, और उसमें से मेजॉरिटी आपके जो बुक के पीछे ट्रू और फॉल्स दे रखे ना, उन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी दिक्कत है सर, पढ़ते नहीं है बच्चे ध्यान से, उन चीजों को ध्यान नहीं देते। आपको एक बात समझ लेना, जो चीजें तकलीफ दे रही है ना वो आपको फेल नहीं करा सकती, वो 5-10 नंबर काट लेगी आपके बस। बाकी चीजों पे फोकस करो ज्यादा, जो आपको पास कराएंगे। देखो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तीनों देख लें एक बार, तो ये भी कवर हो जाएंगे सर, टेंशन खत्म। मोर और लेस जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उनके जैसे हुए अगर, तो मैं खाली क्वेश्चन पढ़ के और आगे बढ़ जाऊंगा। A company had issued 20,000 13% debentures of ₹100 each
on 1st April 2021. The debentures are due for redemption on 1st July. ठीक है, 2022, 1st जुलाई 2022 है सर, मतलब अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, पहले एक साल खत्म होगा, फिर आएगा जुलाई 22। ये जो अप्रैल के बाद जुलाई आएगा उसकी बात नहीं हो रही है, अगले साल वाले जुलाई की बात हो रही है। The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5% also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holdings into equity shares. Nominal value 10 at a price of rupees 15 per share. Debenture holders holding 2,500 debentures did not exercise the option. Did not, देखो हमको लगा रहे वो आया तो सेम क्वेश्चन आ गया, पर सेम नहीं है। हाँ फैक्ट्स मतलब जो एडजस्टमेंट है वो सेम है, पर उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी पलट दी। वहां पर हमको ये बताया था कि कितनों ने एक्सरसाइज किया, यहां पर क्या बताया था, कितनों ने नहीं करा, मतलब इन्होंने नहीं करा मतलब बाकी सबने किया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। अब 2500 हटा दी, डिबेंचर है कितने 20,000, 2500 हटा दी कितने बचे 17,500 पे 20% लगाओ, कितना हुआ 3,500 इंटू 100 करो, ये फेस वैल्यू आ गई और प्लस 5% प्रीमियम जोड़ लो। इतना पैसा उनको शेयर्स के रूप में देना है और एक शेयर की प्राइस कितनी 15 रुपए, डिवाइड बाय 15 कर दो, कितने शेयर आ गए 24,500 शेयर इश्यू करोगे और बाकी पैसा उनको काय में दोगे कैश में। 17,500 में से जितने शेयर्स के बदले, जितने डिवेंचर्स के बदले आपने शेयर्स दे दिए ना 17,500 इंटू 20%, तो बचे हुए 80% के लिए आप उनको 105 रुपए देंगे। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो यही करा है 20,000 लेस 2,500 बचे 17,500, 20% 3,500, इनकी वैल्यू निकाली 3,67,500 डिवाइड बाय 15 तो 24,500 शेयर इशू करोगे। इसकी एंट्री भी मांगी क्या इन्होंने, नहीं मांगी, खाली इन्होंने शेयर ही पूछे थे क्या निकालने को, हाँ अमाउंट निकालने को नहीं बोला था, तो जबरदस्ती तुम यहाँ पे कैश कितना पे करेंगे वो निकाल के मत आना, क्वेश्चन ने मांगा नहीं। अच्छा अब पहले क्वेश्चन में कितनों को समस्या, सब पता नहीं क्या फटाफट फटाफट करा दिया आपने, अरे अभी डिस्कस करा ना, वही तो क्वेश्चन था, हल्का सा चेंज था बस, यहाँ पर जो लैंग्वेज थी नेगेटिव मोड में थी। मेरे को चेहरों पर कंफ्यूजन क्यों दिख रहा है, हो गया क्लियर, नहीं और किसका नहीं हुआ, हो गया सिद्धि, इधर चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। लिब्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, अब सर लिस्टेड कंपनी पढ़ते क्या समझ में आ जाना चाहिए, डीआरआर, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली मेड अ पब्लिक इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड, पार्टली कन्वर्टेबल मतलब जिन डिवेंचर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन है, 2 लाख फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस 100 रुपए पर डिवेंचर, मतलब सेम है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस 100 रुपए। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, 60% डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं ऊपर वाले 2 लाख में से, और डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, 6 महीने के अंदर अंदर आप कन्वर्ट हो सकते हो। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब क्लोज है मतलब कब तक आप डिवेंचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 1 मई 2021 तक। डेट ऑफ अलॉटमेंट कब हुआ, आपने अप्लाई करा 1 मई 21 को, अलॉटमेंट कब हुआ 1 जून 21 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60 रुपीज, 10 रुपए का शेयर 60 रुपए में देंगे हम आपको, 50 रुपए प्रीमियम कन्वर्जन के टाइम पर। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 2 लाख, हमने पब्लिक इशू लाया पूरे 2 लाख डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर डिफरेंट है, आपने इस तरह की वैरायटी पहले डील नहीं करी, तो इसलिए इनको एलडीआर मार्किंग में जाना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च को रेलेवेंट जर्नल एंट्री करनी है ड्यूरिंग द अबव ईयर एंडेड 31 मार्च इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। आइए देखो, सबसे पहली बात यहां पर डिवेंचर के रिडम्पशन की बात नहीं करी इन्होंने, कन्वर्जन की बात करी है।
उस पे यू भी डीआरआर नहीं लगता। और अगर यहां पर बचे हुए डिबेंचर के रिडम्पशन की बात कर भी रहे होते तो चूंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो उस पर वैसे भी डीआरआर की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। आइए देखिए एंट्रीज क्या है। सबसे पहले 2 लाख, आप लोग देखते चलो यहां पर। अब 2 लाख डिबेंचर्स है, 100 रुपए ईच, और इशू भी पार पर ही हुआ है। तो 2 लाख डिबेंचर इंटू 100 करोड़ कितना होता है? 2 करोड़। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2 करोड़। नरेशन गलत लिखा है इन्होंने, नरेशन में इन्होंने 1.5 लाख लिखा, जबकि यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 लाख। सही कर दो, आपकी बुक में सही है। और 1.5 लाख नहीं, 2 लाख आना चाहिए नरेशन में। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर, फिर ये नरेशन में इन्होंने 1.5 लाख लिखा, काट दो। ये पता नहीं कहां से अलॉटमेंट ऑफ 1,50,000 डिबेंचर टू एप्लीकेंट्स एंड 50,000 डिबेंचर्स टू अंडरराइटर। ये लिखा है क्या कोई अंडरराइटर हमारे क्वेश्चन में? मतलब ये देखो इंस्टीट्यूट करता कॉपी पेस्ट, तो दूसरे क्वेश्चन से जर्नल का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करा, नरेशन पुराने क्वेश्चन की चल रही दूसरे की, और कुछ नहीं। बताओ, ये एक्चुअली ना सीए इंटर के मटेरियल में से उठा के क्वेश्चन यहाँ लाए हैं। और सीए इंटरमीडिएट में जो लेवल था उसमें अंडरराइटर्स वगैरह भी होते थे, वो आपके सिलेबस में उन्होंने रखा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो नरेशन यहाँ पे चलता आ रहा है, तो आप इसके नरेशन को इग्नोर करेंगे, आप अपना नरेशन लिखेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर 2 करोड़। देन अब देखो एक बात समझना, कितने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने का ऑप्शन है? 60%। तो कितने को कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है? 40%। और सर लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने से छूट थी, डीआरआई बनाने से तो कोई छूट नहीं थी। कहीं लिखा था कि डीआरआई नहीं बनाना? बोले नहीं, डीआरआई के लिए तो सिंपल सी बात बोली, सबको बनना है 15%। पर कन्वर्टेबल पे डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं होती हमको। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे देखो, लिख लेना कहीं पर ये बात लिखनी हो तो, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे डीआरआर भी नहीं बनता और डीआरआई भी नहीं बनता है। बाकी उसके अलावा जिन कंपनीज के ऊपर डीआरआर एप्लीकेबल नहीं है उनके ऊपर भी डीआरआई तो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने, हमने पढ़ा था कि डेट ऑफ अलॉटमेंट के दिन ही आपको डीआरआर डीआरआई कर देना चाहिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ अलॉटमेंट दिया है तो डेट ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट के दिन ही आप डीआरआर डीआरआई पूरा बना दो, ये हमने कल लिखा था। अरे हाँ बोलो। तो अब डीआरआर तो बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लिस्टेड कंपनी पर डीआरआई बनाना तो बना दो डीआरआई। तो सर 2 करोड़ के 40% डिबेंचर का ही डीआरआई बनेगा, क्योंकि 60% तो कन्वर्टेबल होने वाले। तो 40% का 15% निकाल लो, 2 करोड़ का 40%। ना 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 ना, आप समझे ही नहीं बात को। वो उसके 30 अप्रैल तक बनाना उसकी लास्ट डेट है। रिडम्पशन कभी ना कभी तो होना ही है ना, कब होना हमको क्वेश्चन ने नहीं बताया, पर कभी ना कभी तो होना ही है। ठीक है, तो सर उस साल की 30 अप्रैल तक आपको डीआरआई बना लेना है। पर हमारे आईसीआई ने हमको बोला था, मैंने लिखवाया भी था आपको, कि ये 30 अप्रैल को बनाना है कि पहले ही बना लेना है। तो इन्होंने बोला था कि साहब अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ अलॉटमेंट दे रखा हो तो आप डीआरआर डीआरआई दोनों डेट ऑफ अलॉटमेंट के दिन ही बना लो, लास्ट डेट का इंतजार मत करो। लिखवाया था यार कल मैंने, यार तुम लोगों ने लिखा नहीं वो। ये अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट दे रखा हो तो डीआरआर डीआरआई दोनों उस दिन बनाना है, अगर ये अवेलेबल नहीं तो डेट ऑफ इशू के दिन बनाना है, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं तो लेजर की ओपनिंग डेट 30 अप्रैल तक तो वेट करने का वो बोल ही नहीं रहा आपको, वो तो लास्ट डेट है। दूसरी बात, जो टेबल आप लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, उस टेबल में जाकर आप ये लिख दो, उस टेबल में लिख दो, पेज नंबर पे आ जाओ आप 11.187, उस टेबल में सबसे पहले जो नो डीआरआई लिखा ना पॉइंट नंबर 1 में, तो उसके पास में आप डीआरआई का कॉलम भी बना दो, और उस पहले वाले पॉइंट में डीआरआई भी एप्लीकेबल नहीं है, लिख लो। एआईएफआई, एचएफसी, बैंकिंग कंपनी, इन सब के लिए डीआरआई भी एप्लीकेबल नहीं है, दिखा है हमने, डीआरआई भी नो। अगले पॉइंट पर आओ, सेकंड पॉइंट पर पे भी डीआरआई एप्लीकेबल नहीं है।
पर जो थर्ड पॉइंट है ना लिस्टेड कंपनीज, वहां पर डीआरआर में नो लिखना है लेकिन डीआरआई में यस लिखना है। लिस्टेड एनबीएफसी में भी डीआरआई में यस लिखना है और अदर लिस्टेड कंपनी में भी डीआरआई में यस लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में डीआरआई बनेगा। तो आपको ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि डीआरआर एप्लीकेबल ना हो तो डीआरआई भी एप्लीकेबल ना हो। देखो आपको नीचे से बताता हूं ये पॉइंट में क्या लिखा है। ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज, ऑल लिस्टेड एचएफसीज, all other listed companies other than AIFI banking company, other FI and all unlisted company which are not NBFCs and HFCs shall on or before 30th day in respect of debenture issued create DRI। तो आप ऊपर आइए और ये जो all unlisted NBFCs लिखा ना, यहां पे भी देखो ये लिखा हुआ है नो DRI, तो यहां पे भी नो DRI करो। अनलिस्टेड में NBFCs में नो DRI। तुम अभी आगे क्यों चलेगा यार, अभी तो ये रहना है। अनलिस्टेड एनबीएफसी में भी नो डीआरआई करो और अनलिस्टेड कंपनीज में डीआरआई तो है ही, अनलिस्टेड कंपनी में डीआरआई यस करो। मतलब कुल मिलाकर आपके जो लिस्टेड वाली कैटेगरी है ना, ध्यान से देखो, लिस्टेड एनबीएफसी हो या अदर लिस्टेड कंपनी हो, दोनों में डीआरआई में यस लिखा हुआ है। देखो इधर ध्यान से, ठीक है। पर मैं अनलिस्टेड में गया ना, तो अनलिस्टेड एनबीएफसी को डीआरआई से बाहर कर दिया इन्होंने। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिस्टेड पे एप्लीकेबल है और अनलिस्टेड पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अनलिस्टेड अदर लिस्टेड कंपनी पे तो डीआरआर भी एप्लीकेबल है और डीआरआई भी। कैसे पता चला सर? नीचे लिस्ट दे रखी है उन्होंने कि किन किन के ऊपर डीआरआई एप्लीकेबल है। तो ऑल लिस्टेड एनबीएफसी पे एप्लीकेबल है, ऑल लिस्टेड एचएफसी पर एप्लीकेबल है, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल है अदर देन एआईएफआई बैंकिंग एंड अदर एफआई, और उसके बाद ऑल अनलिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल है विच आर नॉट एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। तो इस 4 पॉइंट का जो क्रक्स है ना, वो मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया। क्या, फिर से बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एचएफसी इन सब पर डीआरआई एप्लीकेबल नहीं है, डीआरआर तो एप्लीकेबल था ही नहीं। सेकंड पॉइंट में अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी डीआरआई एप्लीकेबल नहीं है। पर थर्ड पॉइंट जो है ना आपका लिस्टेड कंपनीज का, उस लिस्टेड कंपनी के दोनों पॉइंट्स में लिस्टेड एनबीएफसी और अदर लिस्टेड कंपनी, उन पे डीआरआई एप्लीकेबल है। और फोर्थ पॉइंट में अनलिस्टेड कंपनी में पॉइंट नंबर ए, ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसी, उस पे डीआरआई एप्लीकेबल नहीं है और अदर अनलिस्टेड कंपनीज पे डीआरआई एप्लीकेबल है। दोनों याद रख पाएंगे? करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं अपन। क्या बोल रहा है हमारा वाला क्वेश्चन? कि सर डीआरआई एप्लीकेबल होगा? बोले हाँ होगा। डीआरआर नहीं है पर डीआरआई तो है लिस्टेड कंपनी पर, तो जो रिडीम हो रहे हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा, कन्वर्टेबल पे नहीं होगा एप्लीकेबल। ये भी लिख लेना, लिखना हो तो कहीं पर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे डीआरआर एप्लीकेबल नहीं है और डीआरआई भी एप्लीकेबल नहीं है। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री होगी। तकलीफ आपको तारीख दे सकती है लेकिन एंट्री नहीं देगी। 2 लाख डिबेंचर्स में से 40% पर ही डीआरआई बनेगा। 40% इंटू 100 करा, मतलब 2 करोड़ का 40% कर दो, कितना आता है? 80 लाख। 80 लाख का 15%, 12 लाख का इन्होंने डीआरआई बना दिया, 15%। तारीख से तकलीफ है तो सर हमने पढ़ा है, हमें लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, जिस दिन अलॉटमेंट हो उसी दिन बना देंगे। अब उसके बाद हर हाफ ईयरली में इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट कितना दोगे सर? 2 करोड़ पे 15%। बट होल्ड ऑन, आपने डिवेंचर अलॉट कब करें? 1 जून को। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा? उन्होंने एप्लीकेशन 1 मई को दी थी, आपने अलॉट 1 जून को करें और ब्याज मुझे देना है 30 सितंबर को। अभी सुनना, अगर 1 मई से इंटरेस्ट दूंगा तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने का इंटरेस्ट होगा। पर अगर मैं जून से इंटरेस्ट दूंगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का होगा। इनका कहना है सर जिस दिन से डिबेंचर अलॉट हुए वहां से इंटरेस्ट का मीटर चालू होता है।
जब तक डिबेंचर अलॉट नहीं हुआ इंटरेस्ट का मीटर चालू नहीं होगा। तो आप 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे, 5 महीने का नहीं। ये छोटी छोटी चीजें देखो जो अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आप इनमें गलती कराएंगे। 4 महीने का ही होगा, मतलब 1 जून से चालू करेंगे, 1 मई से नहीं चालू करेंगे। तो 2 करोड़ पर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर पे, शायद 4 महीने का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 10 लाख रुपए आएगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। फिर 31 अक्टूबर को आपने इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देना है। 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट करना था, पढ़ा था ना अपने क्वेश्चन में कि 6 महीने के अंदर अंदर इनके पास ऑप्शन रखा कि 6 महीने बाद ही अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितने डिबेंचर कन्वर्ट हुए सर? 60% कन्वर्ट हुए। अब कन्वर्ट हुए तो पहले वर्किंग करनी पड़ेगी सर। 60%, 2 करोड़ का 60% निकालो कितना आता है? 1 करोड़ 20 लाख। क्या इनको प्रीमियम प्रीमियम का कोई मैटर है इसके अंदर? नहीं है। तो नया शेयर कितने में इशू होगा? 60 रुपए में। तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 60 करो, तो कितने शेयर आ गए? आप इनको 2 लाख शेयर इशू करोगे। 1 करोड़ 20 लाख कैसे आया? 2 करोड़ का 60%। क्वेश्चन ने बोला था 60% शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर सॉरी, आपके ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो इनको 2 लाख शेयर इशू करोगे। तो देखो एंट्री क्या करें इन्होंने, 15% डिबेंचर होल्डर्स, सॉरी 15% डिबेंचर 1 करोड़ 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 10, 20 लाख हो गया, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 50, 1 करोड़। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। इनको कन्वर्ट करने के लिए कोई डीआरआर डीआरआई रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद फिर 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट। अब समझना हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये आपके लिए एलडीआर वाली एंट्री है सर। अब जिन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या उनको इंटरेस्ट देने की जरूरत है? नहीं। तो एक इंटरेस्ट 30 सितंबर को दिया, अब अक्टूबर से मार्च का इंटरेस्ट देना है। तो सुनना ध्यान से, 31 अक्टूबर तक तो सारे डिवेंचर्स थे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट तो अभी भी 2 करोड़ पे निकलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? 2 करोड़ के डिवेंचर्स थे, वे बुक है सामने, 2 करोड़ के डिवेंचर्स थे, उनमें से 31 अक्टूबर को 1 करोड़ 20 लाख के डिवेंचर्स आपने किस में कन्वर्ट कर लिए? शेयर्स में। तो आपने लास्ट इंटरेस्ट कब तक का दिया है? 30 सितंबर तक का दिया है। तो 1 महीने तक तो सारे डिवेंचर्स थे ना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट तो पूरे 2 करोड़ पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर 1 नवंबर से आपके 1 करोड़ 20 लाख के डिवेंचर जा चुके हैं, बचे 80 लाख के हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने का इंटरेस्ट 80 लाख पर ही निकालेंगे आप। क्या ये बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में बात करो। तो देखो निकाला इन्होंने नीचे 80 लाख पर 6 महीने का निकाला और 1 करोड़ 20 लाख पर 1 महीने का। हाँ चलेगा, पर मेरा तो आपसे उल्टा कहना है। आप इसको ऐसा करने की जगह आप ये भी कर सकते हो कि 2 करोड़ पर 1 महीने का निकालो टिल 31 अक्टूबर, और फिर 80 लाख पर कितने महीने का निकालो? 5 महीने का, कहेगा 6 महीने का। अब तुम आधी बात मेरी सुनोगे और आधी बात इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से उठा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपसे सिंपल सी बात बोली, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक डिवेंचर आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ थे, तो 1 महीने का 2 करोड़ का ब्याज निकाल दो। फिर 1 नवंबर को डिवेंचर आउटस्टैंडिंग होगा 80 लाख, तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक महीने गिनो, 5 महीने आते हैं, 80 लाख पर 5 महीने का इंटरेस्ट निकालो, निकालो सेम आएगा आंसर। 2 करोड़ पर 15% 1 महीने का कितना आता है? 2.5 लाख। 2 करोड़ पर 15% 1 महीने का 2.5 लाख, और 80 लाख पर 15% 5 महीने का कितना आता है? टोटल कितना आ गया? 7,50,000। देखो सेम आया कि नहीं आया? तो सर उनने तो अलग करा, हमने अलग करा। अरे भाई उनने पता क्या करा, यहां से 80 लाख निकाल कर यहां रख दी और ऊपर 1 करोड़ 20 लाख की छोड़ दिया। बोले उस 1 करोड़ 20 लाख पे अलग निकाल लो 1 महीने का इंटरेस्ट, और ये 80 लाख पर पूरा ये 1 महीना और 5 महीना, टोटल कितना हो गया? 6 महीना, इस पे इंटरेस्ट निकालो। अरे ये 80 लाख में तो 2 करोड़ में से निकल कर आया है, तो जब मैं 2 करोड़ पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो उसके अंदर जो 80 लाख है उस पर भी तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकल ही रहा है ना। तो इन्होंने क्या करा, 1 करोड़ 20 लाख पर 1 महीने का अलग निकाल लिया, 80 लाख पर 6 महीने का अलग निकाल लिया। आप तो छोड़ो उनको,
आपको इतना समझ में आता है ना, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2 करोड़ थे, तो उस पर 2 करोड़ पे इंटरेस्ट, फिर 1 नवंबर से 80 लाख हो गए, तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक 80 लाख। 1 मंथ कैसा, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। 5 मंथ कैसा, 1 नवंबर से 31 मार्च। तो इस इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लीजिए आप। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 7,50,000। समझ में आई बात? बस ये मांगा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं मांगा। खुदा पहाड़ निकला चूहा, सारी चीजें दे दी क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमने आखिरी क्वेश्चन अभी अभी किया ना इलस्ट्रेशन का, उसी के जैसे एक बार पढ़ लेते हैं। तो केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, मतलब इस पर डीआरआर एप्लीकेबल है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2022। शेयर होल्डर्स फंड में ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया, इशूड कैपिटल कितना है 30,000, ठीक है। रिजर्व में पीएनएल का बैलेंस 162, ठीक है। और साथ में देखो डीआरआर है, एग्जैक्टली सेम नहीं, क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर 1,80,000 रुपए के। आप ध्यान से देखो 1,80,000 का 10% कितना होता है, ऑलरेडी डीआरआर में है, तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में डीआरआई 27,000 का। जरा 1,80,000 का 15% निकालो, कितना होता है 27। तो देखो इन्होंने डीआरआई भी बना के दे रखा है आपको। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है सर। एट दी एजीएम इन्होंने बोला ऑप्शन टू परचेज, फिर से राइट इशू दे दिया आपको, राइट शेयर्स ₹10 शेयर एट ₹15 per share for every 4 shares held prior to bonus distribution. The option was taken up by all the shareholders. Exactly same point है। To issue 1 bonus share for every 5 shares held and to repay the debentures at a premium of 3%. सर exactly same question है, फर्क खाली इतना सा है कि यहां पर डीआरआर डीआरआई पहले से ही बना हुआ है, तो आपको डीआरआर डीआरआई बनाने की भी एंट्री नहीं करनी है, पर डिबेंचर के रिडम्पशन के वक्त डीआरआर डीआरआई को रिवर्स करने की एंट्री करनी पड़ेगी। डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, डीआरआई को सेल करना पड़ेगा। जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 करा था ना, 4th करा था, जो भी था लास्ट इलस्ट्रेशन, उसमें डीआरआई क्रिएट करने की भी एंट्री करी थी, डीआरआर क्रिएट करने की भी एंट्री करी थी। फिर रिडम्पशन के टाइम पे डीआरआर को रिवर्स भी करा था, डीआरआई को रिवर्स भी करा था। यहां पर केवल रिवर्स करने की एंट्री करनी, क्रिएटेड वो ऑलरेडी है, तो इस क्वेश्चन में कोई अलग बात नहीं है और आसान है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिबेंचर रिडम्पशन के भी डिस्कस कर लिए, आप सॉल्व करें तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। यहां पर इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन कंप्लीट होता है।